माइकल स्पैकर्ड शायद दुनिया का लकीएस्ट या फिर अनलकीएस्ट बंदा अलाइव है। जब माइकल 38 साल का था तो वो एक फ्लाइट में होता है जो कोस्टा के ऊपर से उड़ रही थी। ये छोटा प्लेन क्रैश हो जाता है। पायलट, को पायलट और पैसेंजर्स इम्पैक्ट के वक्त ही मर जाते हैं, लेकिन माइकल और 4 और पैसेंजर्स इस प्लेन क्रैश को सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन ये सारे बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और जंगल के इस रिमोट एरिया में फंस जाते हैं। तो सर्वाइवर्स इस क्रैश प्लेन के रेडियो इक्विपमेंट्स को यूज करने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए कि कोई इसको सुनकर हमारी मदद करने के लिए आ जाए। लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था कि उनके सिग्नल्स को कोई रिसीव कर भी रहा है या नहीं। बस वो लोग सिग्नल भेजकर वेट ही कर सकते थे इस उम्मीद में शायद कोई उनको बचाने आ जाए इनके मरने से पहले। और फिर ऐसा ही होता है। प्लेन क्रैश के 48 घंटे बाद रेस्क्यूअर्स को डीप जंगल में इनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो लोग माइकल और बाकी सर्वाइवर्स को बचा लेते हैं। जब माइकल हॉस्पिटल में रिकवर हो रहा था तो उसकी इंजरीज देखकर डॉक्टर बोलता है अगर तुम एक रात और जंगल में गुजारते तो तुमने बिल्कुल भी नहीं बचना था। और इवन प्लेन क्रैश को सरवाइव करने का चांस ही बहुत ज्यादा लो है। इसको सरवाइव करने का ऑड 1 in 5 मिलियन है और कुछ जगहों पे तो इसके ऑड 1 in 20 मिलियन है। और ये प्लेन क्रैश आखिरी चीज नहीं होती जब माइकल नेचर को चकमा देकर सरवाइव करता है। बस आगे सुनते जाओ इसके साथ क्या क्या होता है। कारोबारी लिहाज से माइकल एक कमर्शियल डाइवर था और अगली 2 डेकेड्स में वो एक नहीं बल्कि 2 बहुत ही ज्यादा खौफनाक ग्रेट व्हाइट शार्क के अटैक को भी सरवाइव करता है कैलिफोर्निया के कोस्ट के बिल्कुल साथ। लेकिन इस अटैक में माइकल के कुछ दोस्त लकी नहीं रहते और एक बार तो माइकल समंदर में ही गुम हो जाता है। मतलब असल वाला गुम, वो भी समंदर के बीचों बीच। उसको इर्द गिर्द घंटों तक कोई भी जमीन नहीं दिखाई देती, लेकिन खुशकिस्मती से उसको गुजरती हुई बोट देख लेती है और उसको यहाँ भी बचा लेती है। और एक बार माइकल समंदर से 60 फीट की गहराई में एक बंदे की डेड बॉडी को भी ढूंढ लेता है। ये बंदा बहुत ही लंबे अरसे से मिसिंग था। ये बंदा उसको मैसेच्यूसेट्स के साहिल से थोड़ा सा दूर मिलता है। अब तक माइकल की जिंदगी में जितने भी इंसिडेंट्स हुए थे वो तो कुछ भी नहीं है इनके सामने जो अभी इसके साथ 2021 में हुआ था। और एक्सपर्ट्स बताते हैं जो इसके साथ हुआ था उसके किसी बंदे को होने के चांसेस 1 in 1 ट्रिलियन है। 11 जून 2021 की सुबह अब माइकल 57 इयर्स का था। वो अपने डाइविंग पार्टनर जो साया के साथ बोट में बैठता है। जब ये दोनों अपना सारे इक्विपमेंट्स और सामान पूरा कर लेते हैं तो ये दोनों केप कॉड मैसेच्यूसेट्स के साहिल से आगे ओपन वाटर की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। जिधर वो प्लान करते हैं हम वहां जाकर लॉबस्टर डाइविंग करेंगे। इसका तरीका ये होता है ये लोग लिटरली पानी के अंदर डाइव करके नीचे जाएंगे, उसके बाद ओशियन फ्लोर पे अपने हाथों से लॉबस्टर पकड़ के वापस ऊपर लेके जाएंगे उसको। तो उस दिन माइकल और जोसाया का यही करने का प्लान होता है। अब जैसे ही वो लोग इस डाइविंग लोकेशन पे पहुंचते हैं माइकल अपने स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट्स को पहन लेता है और पानी में कूद जाता है। जोसाया कोई डाइविंग इक्विपमेंट नहीं पहनता क्योंकि उसने पानी में जाना ही नहीं होता। उसने बोट में ही रहना था। वो यहीं से ही माइकल की पानी में आने और जाने की मदद करता है। जैसे उससे लॉबस्टर पकड़कर शिप में डाल दिए। वो यहाँ पर इसलिए भी था कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो कोई मदद बुलाने के लिए हो भी तो सही ना। सुबह के 6 बज रहे थे। माइकल पानी में था। वो थम्स अप करके इशारा देता कि मैं तैयार हूँ नीचे जाने के लिए। फिर वो नीचे की तरफ अपनी डाइव शुरू कर देता है और कुछ देर बाद ही वो थोड़े से लॉबस्टर पकड़कर ऊपर आ जाता है सरफेस पे। दोनों ही सोचते हैं लगता है आज अच्छा दिन नहीं है लॉबस्टर पकड़ने का। लेकिन अगले कुछ घंटे तक माइकल फिर भी बार बार नीचे जाता रहता है और जितने उससे हो सकते थे वो लॉबस्टर पकड़ता है। और 8 बजे तक माइकल तकरीबन 50 किलो तक लॉबस्टर्स को पकड़कर बोट में ले आता है। अब इस पॉइंट पर माइकल और जोसाया दोनों इस ट्रिप को लेकर खुश होना शुरू हो जाते हैं। फिर माइकल डिसाइड करता है मैं एक आखिरी डाइव और मारता हूँ नीचे, थोड़े बहुत और लॉबस्टर पकड़कर आता हूँ और फिर हम बस करेंगे। अब जोसाया माइकल को एक बार फिर से देखता है। वो अपना माउथ पीस मुंह में डालता है, इशारा करता है नीचे जाने के लिए और फिर वो देखता है माइकल पानी के सरफेस से नीचे चला गया। पानी बड़ा काम होता है। जोसाया इधर उधर देख रहा होता है। फिर एकदम से पानी की बहुत बड़ी छींटें हवा में उड़ती हैं उसी जगह से जिधर से माइकल नीचे गया था। जोसाया फौरन बोट के कोने में आगे झुककर पानी के अंदर देखना शुरू कर देता है कि भाई ये क्या हुआ है। और उसको माइकल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता पानी के अंदर, बल्कि उसको अपने नीचे कोई बहुत बड़ी क्रिएचर हिलती हुई नजर आती है। अब जैसे माइकल पानी की सरफेस से नीचे की तरफ जाता है उसका प्लान ये होता है कि वो ओशियन की बॉटम में जाएगा जो तकरीबन 60 फीट की गहराई बनती थी और फिर वहां पर लॉबस्टर की हंटिंग करेगा। लेकिन जब वो तकरीबन 45 फीट की गहराई में पहुंचता है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसको पीछे से किसी ट्रक ने टक्कर मारी है और फिर एकदम से हर चीज पिच ब्लैक हो जाती है। अब जिस भी चीज ने
इसको पीछे से टक्कर मारी थी, उसकी वजह से इसका माउथ पीस मुंह से बाहर निकल आता है। अब इसके पास एयर नहीं थी, वो इधर उधर हाथ मारता है माउथ पीस को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको वो मिलता ही नहीं है। अब जैसे वो इधर उधर हाथ मार रहा होता है, उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसके इर्द गिर्द कोई दीवारें हैं। वो किसी बंद जगह के अंदर था, लेकिन जब वो इन दीवारों को टच करता तो वो कोई नॉर्मल दीवारें नहीं थी, ये काफी नरम थी और सख्त भी थी, और ये मूव भी हो रही थी। जिस स्पेस में माइकल था वो काफी बड़ी थी और वो पानी से भी ज्यादा नहीं भरी हुई थी। ऐसा था कि जैसे माइकल किसी एयर पॉकेट के अंदर आ गया है, और ये एयर पॉकेट रुकी भी नहीं थी बल्कि ये मूव हो रही थी, इवन बहुत तेज मूव हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर पानी इधर उधर उड़ रहा था। माइकल को उसकी आवाज आ रही थी पानी के इधर उधर लगने की। माइकल अभी भी पैनिक होके इधर उधर हाथ मार रहा था अपना माउथ पीस ढूंढने के लिए, और उसको अपनी टांगों पे बहुत बुरा प्रेशर फील होना शुरू हो गया था। उसको कोई आइडिया नहीं था ये किस चीज की वजह से हो रहा है, और जाहिर है गुप अंधेरा था तो वो देख भी नहीं सकता था क्या चीज है। फाइनली उसको माउथ पीस मिल जाता है, वो इसी की लाइन से ही अटैच हुआ था। वो फौरन उसको अपने मुंह में डालता है और एक लंबी सी सांस खींचता है। अब जैसे वो दोबारा सांस ले सकता था तो उसके दिमाग में एक बहुत बुरा ख्याल आता है। वो सोचता है कहीं मुझे शार्क ने तो नहीं निगल लिया, तो वो इधर उधर हाथ मारकर शार्क के दांतों को महसूस करना शुरू कर देता है, लेकिन इस स्पेस के अंदर कोई दांत ही नहीं होते, बस उसके इर्द गिर्द ये दीवारें ही हिल रही थी, और फिर उस पे कयामत टूट पड़ती है। माइकल को निगल तो लिया था, लेकिन शार्क ने नहीं बल्कि वेल ने। माइकल इस हम्पबैक वेल के बंद मुंह में तकरीबन 45 सेकंड गुजारता है। बेशक इस हम्पबैक वेल का साइज बहुत बड़ा होता है, लेंथ में ये तकरीबन 60 फीट लंबी होती हैं, और इनका वेट तकरीबन 30,000 किलो तक होता है। इसके बावजूद भी ये सिर्फ छोटी मछलियां खाती हैं, तो इस वेल को महसूस हो जाता है कि माइकल कोई छोटी मछली नहीं है, तो वो अपना सर तेजी से इधर उधर हिलाना शुरू कर देती है माइकल को बाहर फेंकने के लिए, जिसकी वजह से सरफेस पे पानी के छिटे उड़ रहे थे जो जोसाया देख रहा था। 2-3 दफा अच्छी तरह कोशिश करने के बाद वो वेल माइकल को अपने मुंह से बाहर थूक देती है। माइकल एकदम से ओपन पानी के अंदर गिरता है। उसको सनलाइट नजर आ रही थी और उसके इर्द गिर्द पानी इधर उधर छिटे मार रहा था, और फिर वो अपने नीचे पानी के अंदर देखता है तो उसको दिखाई देता है कि वो बहुत बड़ी वेल उससे दूर स्विम करके जा रही है। माइकल सरफेस पर होता है, जोसाया फौरन उसकी तरफ बोट को लेके जाता है, उसको बोट में खींच कर बिठाता है, और माइकल जो बिल्कुल ही ट्रॉमाटाइज हो गया था जो अभी उसके साथ हुआ था, वो अपने मुंह से जोसाया को सिर्फ ये बोलता है, मैं उसके अंदर था और वो उस मुझे खाने की कोशिश कर रही थी। फिर जोसाया माइकल को साहिल पर ले जाता है, वो वहां पर अथॉरिटीज को बुलाता है और वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां पर उसको एग्जामिन करते हैं और अनबिलीवेबली उसको कोई भी इंजरी नहीं होती, सिर्फ इसकी टांग थोड़ी जख्मी होती है, वो भी उस वजह से जब वेल अपना मुंह बंद कर रही थी तो इसकी टांग फंस गई थी उसमें, इसी वजह से उसको वो टांग पे अपनी प्रेशर महसूस हो रहा था, और इसके अलावा इसको कोई भी इंजरी नहीं हुई थी। और उसी दिन ही शाम को उसको डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से। ये लोग अंदाजा ये लगाते हैं कि वो वेल जुवेनाइल थी जो इसी एरिया में ही घूमती रहती थी। ये 30 से 35 फीट लंबी थी और इसने गलती से माइकल को अपने मुंह में ले लिया था। ये वेल यकीनन माइकल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि स्पेशली ये हम्पबैक वेल्स इंसानों को कुछ नहीं कहती हैं। लेकिन ये जो भी हादसा माइकल के साथ हुआ था, माइकल इसमें आराम से मर सकता था। वो डूब सकता था या दम घुटने की वजह से मर सकता था इस वेल के मुंह के अंदर, या फिर ये ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की वजह से भी मर सकता था, लेकिन लकीली ये बच जाता है। बेशक ये आपको सुनने में जितना भी खौफनाक लगे, माइकल इस बारे में बड़ा कैजुअल था अपने इंटरव्यूज में। वो कहता है हाँ ये चीजें होती रहती हैं, वेल्स आ जाती हैं कभी भी कहीं से, कोई नहीं, होती रहती हैं ये चीजें। और सारे ही बंदे इस पे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये ठीक होता है ये पानी में दोबारा से जाता है और लॉबस्टर डाइविंग को फिर से शुरू कर देता है। इसके अलावा एक और स्टोरी है जिसमें ये लोग माइकल की तरह लकी नहीं रहते। ये लोग प्लान करते हैं हम लोग एडवेंचर के लिए इस डैम के अंदर से गुजरते हैं। इसके बाद इनके साथ क्या डिजास्टर हुआ इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।